यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स 2 जुलाई 2021 आज के। एंड आज जो हमारे करंट अफेयर्स हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 12 पे एक न्यूज़ आई है। GNPA रेशो राइजेज अप टू 11.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। इसका मतलब है कि इस न्यूज़ के अंदर हमारे को क्या पढ़ना है। ये न्यूज़ है हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। अब ये बता रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने के लिए इस न्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमने समझना होगा कि आखिरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो न्यूज़ आई है इसमें इशू है क्या। सबसे पहले तो हमने जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने एक इशू समझा था जिसको हम कहते हैं एनपीए का एक इशू था। इसको हम स्ट्रेस्ड एसेट्स का भी इशू कहते हैं। एनपीए को हम स्ट्रेस्ड एसेट्स भी कहते हैं। और एनपीए क्या होता है? एनपीए कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस दैट आर डिफॉल्ट और इन अरियर। इसका मतलब जो लोग लोन ले लेते हैं लेकिन उसकी जो है ईएमआई नहीं पे कर पाते या उनके बैंक को पैसा नहीं देते, तो ऐसे लोनों को हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक किस्म से बैड लोन्स हैं या फिर ये एनपीए है। ऐसे ही लोनों को बोला जाता है ये स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं। और ये स्ट्रेस्ड एसेट्स की प्रॉब्लम, एनपीए की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है। और आज जो है न्यूज़ में आया है कि ये प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ रही है। एनपीए जो है कहीं ना कहीं हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार जब एनपीए बढ़ेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब है लोगों ने बैंकों से पैसा तो लिया उधार, लेकिन उनको रिटर्न नहीं कर पा रहे। तो रिटर्न ना करने की वजह से कई सारे और भी इश्यूज और भी कंसर्न्स राइज हो जाते हैं, जैसे कि इट कर्टेल्स द सॉल्वेंसी रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल एंड। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सॉल्वेंसी रिस्क आ जाता है। वो सॉल्वेंसी रिस्क का मतलब है कहीं ना कहीं बैंक दिवालिया तक हो सकता है, क्योंकि बैंकों का पैसा लोगों ने लोन लिया और बैंकों को अगर वापस नहीं करेंगे तो बैंक हो सकता है कल को दिवालिया हो जाए। एंड सबसे बड़ा इशू है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करके रखेंगे। और यही कंसर्न हमारा कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी में एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर आ जाता है। ये काफ़ी पुराना, काफ़ी टाइम से चलता हुआ ये इशू है कि एनपीए को हम कैसे कम करेंगे। एंड इसी के लिए आज जो मेन बात न्यूज़ में आई है वो क्या आई है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे करेंगे। न्यूज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आई है वो आई है कि जो हमारे एनपीए हैं वो बेसिकली वो अब बढ़ गए हैं। पहले 7.48 थे, अब 7.48 से बढ़कर ये 9.8% हो गए हैं। और इसी तरीके से चलता रहा तो वो कह रहे हैं ये जो है इट मे गो अप टू 11.2%। इसका मतलब जो 7.8 था ये अब बढ़कर 9.8 हो गया है, 2% बढ़ गया है। और वो कह रहे हैं अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये कहीं ना कहीं बढ़कर 11.2 जो है परसेंटेज हो जाएगी। इसका मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब बैड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़ता जा रहा है। आज न्यूज़ में ये बात भी लिखी हुई थी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशो वो भी बढ़ गई है और वो लगभग 16.03% पे हो गई है, 16.03%। और न्यूज़ में ये बात भी लिखी हुई है पीसीआर जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो है ये 68.86% है। यही बात बस न्यूज़ वाले ने बोली है। एज फार एज द न्यूज़ इज कंसर्न्ड तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई मुद्दा क्या था और आज इसने बोला क्या है। तो जहाँ तक न्यूज़ की बात करें तो ये है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाँ एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, या फिर इस न्यूज़ के अंदर हम देखें कि आखिरकार ये जो रेशोज़ के बारे में बात कर रखी है ये रेशोज़ क्या हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये रेशोज़ के बारे में पहले टॉपिक में चर्चा कर रखी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें से पहली रेशो के बारे में। कौन सा? पहली रेशो के बारे में CRAR के बारे में बात करेंगे ताकि हम इस न्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। फाइन। तो इसके अंदर ये न्यूज़ में लिखा हुआ है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो CRAR बढ़ गई है। ये क्या रेशो होती है? इस रेशो को हमने जब बेजल नॉर्म्स पढ़ा था, बेजल नॉर्म्स में बेजल नॉर्म 1, बेजल नॉर्म 2 और बेजल नॉर्म 3 पढ़े थे,
तो उन बेसल नॉर्म्स में हमने इन रेशोज के बारे में डिस्कशन किया था, और इसका मतलब क्या होता है, ये रेशो का क्या कहते हैं हम, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कहा जाता है। एडिक्वेसी का मतलब होता है पर्याप्त होना, और कैपिटल का मतलब है पूंजी। क्या बैंकों के पास सफिशिएंट कैपिटल है, जितना वो लोन दे रहे हैं, जिस हिसाब से बैंकों का पैसा डूबता जा रहा है मार्केट में, क्या लोगों बैंक के पास उतना ज़्यादा कैपिटल पड़ी हुई है ताकि वो जो रिस्क बैंक को आ रहा है इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बढ़ने की वजह से, क्या बैंक उस रिस्क को कवर अप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये रेशो जो है हमारा कहता है, ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। इसका मतलब है द रेशो मेजर्स द बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय मेजरिंग इट्स अवेलेबल कैपिटल एज द परसेंटेज ऑफ द रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर। इसका मतलब बैंक ने जितना उधार दे रखा है, उधार देने को हम बोलते हैं लोन देना या क्रेडिट देना, जितना भी उधार दे रखा है, अब वो दिया हुआ उधार अगर रिस्क में चला गया, अगर उस उधार से रिस्क आ गया, तो क्या बैंक के पास सफिशिएंट फंड्स हैं उस रिस्क को मीट आउट करने के लिए। दिस इज द मीनिंग। तो इसीलिए बोला जाता है दिस इज द बैंक्स कैपिटल टू द रिस्क, टू इट्स रिस्क, कि बैंक को जो रिस्क है उसके कंपैरिजन बैंक के पास कितनी पूंजी पड़ी हुई है। और आखिरकार ये पूंजी, ये जो है कैपिटल बनाना क्यों जरूरी होती है, ये मेंटेन करना क्यों जरूरी है हमारी इस रेशो को, ताकि टू प्रिवेंट द कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लिवरेज एंड बिकम इंसॉल्वेंट इन द प्रोसेस। ऐसे ना हो कि कल को बैंक दिवालिया हो जाए। बैंक को दिवालिया होने से रोकने के लिए, इंसॉल्वेंट होने से रोकने के लिए इस CRAR रेशो को मेंटेन किया जाता है। और बेसल नॉर्म जब हमने पढ़े थे तो उसके अंदर पढ़ा था ये रेशो कितना होना चाहिए, 8% कम से कम ये रेशो होनी चाहिए, रिस्क ज़्यादा ना हो। अब एक बात बताओ, बेसल नॉर्म्स में हमने पढ़े कि बैंक जो रिस्क मैक्सिमम ले वो कितना परसेंट तक ले, 8%। इसका मतलब है बैंक के पास जितना पैसा है, बैंक ने अपनी जितनी पूंजी लगा रखी है बैंक को खोलने के लिए, उस पूंजी का लगभग 8% के करीब क्या कर सकती है, वो रिस्क ले सकती है, जोखिम ले सकती है। लेकिन हमारे को आज न्यूज़ क्या कह रही है, न्यूज़ में आज क्या, न्यूज़ में ये बात आई है कि जो है बैंक का ये रेशो कितनी हो गई है, इंक्रीज टू 16.03% हो गई है, एंड इसका स्टैंडर्ड है कितना, 8%। इसका क्या मतलब है, बैंक ज़्यादा रिस्की पोजीशन में आ रहे हैं। इसका मतलब है बैंक जो है कल को इंसॉल्वेंट होने की सिचुएशन में आ सकते हैं। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के रिस्क को शो करने की कोशिश कर रहा है हमारी इकोनॉमी में। तो एक बात तो साफ है कि ये आज न्यूज़ में सिर्फ ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है रिस्क हमारा बैंकों का बढ़ता जा रहा है। इसके बाद एक रेशो और इसमें लिखी हुई है, और उस रेशो को लिखा हुआ है कि पीसीआर भी पीसीआर फिलहाल हमारा 68.86 हो गया है। अब सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है कि पीसीआर होता क्या है, फिर क्या जानेंगे पीसीआर का स्टैंडर्ड कितना होता है, फिर हम जानेंगे एक्चुअल में हो क्या गया, और फिर देखेंगे कि जो भी हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। फिर इस हिसाब से न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगला कदम हमारा होगा, जो भी ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आखिरकार इसके पीछे फैक्टर्स कौन से हैं। अगर हमारे को वो कारण ना पता लगे तो न्यूज़ पढ़ना क्या है, बेकार है। अगर न्यूज़ ने आज तुम्हारे को बता दिया कि कैपिटल एडिक्वेसी रिस्क बढ़ता जा रहा है या पीसीआर बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, तो इससे एसोसिएटेड रीजंस जानना ज़रूरी है, ताकि कल को जब क्वेश्चन आए एग्जाम में हमारे को लिखना हो तो हम सबसे पहले जनरल पॉइंट ना लिखकर जो करंट सिनेरियो में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हम सबसे पहले उसके बारे में मेंशन कर सके। बैंक का जोखिम क्यों बढ़ता जा रहा है, हो सकता है इसके पीछे 8 कारण हो, 9 कारण हो या 10 कारण हो, लेकिन करंट सिनेरियो में हो सकता है जो सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग 2 या 3 या 4 कारण है, सबसे पहले आंसर में क्या लिखने होंगे, द मोस्ट रेलिवेंट एंड करंट पॉइंट मस्ट बी एट द टॉप, ताकि उस क्वेश्चन के आंसर की रेलिवेंसी बढ़ सके। तो हम देखते हैं सबसे पहले पीसीआर क्या होता है। ठीक,
पीसीआर का मतलब होता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। प्रोविजन का क्या मतलब होता है, जब आपने अकाउंट्स में भी हो सकता है पढ़ा होगा, कॉमर्स में पढ़ा होगा कि बैंक्स क्या करते हैं या कंपनियां क्या करके रखती हैं, अनफोर्सिन लॉसेस के पीछे या खर्चों के पीछे प्रोविजन बना के रखती हैं, कुछ ना कुछ रिजर्व, कुछ ना कुछ प्रोविजन बना के रखती हैं। और ये क्या है, ये भी एक प्रोविजन है। प्रोविजन किस चीज का है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ फंड्स दैट अ बैंक सेट्स असाइड फॉर लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट्स। इसका मतलब ये फंड्स का वो हिस्सा होता है जो कि बैंक अलग से रखती है, ताकि कल को नुकसान हो जाएगा तो उन पैसों से उस नुकसान की भरपाई की जा पाएगी। समझ रहे हो बात? इसका मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब है ये एक ऐसा फंड है, एक फंड का एक हिस्सा है। जो ये कौन सा फंड होता है, इन जनरल बैंकों का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा बैंक अलग से रखती है ताकि कल को बैड लोन्स हो जाएं या एनपीए बढ़ जाए या बैंक का कोई पैसा मार ले, तो ऐसे नुकसान को बैंक अपने मुनाफे से क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलते हैं कि जितना भी एनपीए है उसको हम कैसे करते हैं, टोटल प्रोविजंस डिवाइडेड बाय एनपीए। कि आखिरकार जब हम रेशो निकालने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं कि एनपीए का एक हिस्सा कुछ हद तक, जितना भी एनपीए है तुम्हारा, जैसे एग्जांपल के लिए बैंकों का जितना भी एनपीए है, ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए का कितना परसेंट उसने प्रोविजन कर रखा है। अब इसका मतलब बैंक ने, अगर एग्जांपल के लिए बैंकों के पास 100 करोड़ रुपीस के एनपीए हैं, तो 100 करोड़ में से बैंक ने रिजर्व में कितना रखा हुआ है। एनपीए का मतलब लॉस, कॉमन सेंस की बात है। अब इस लॉस को मीट आउट करने के लिए बैंक ने कितना प्रॉफिट का प्रोविजन पहले से कर रखा है, कितने पैसे पहले से रखे हुए हैं। लेट सपोज 100 करोड़ है, बैंक बोले मैंने तो जी अपने पास 20 करोड़ रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है। और दूसरी तरफ बैंक कह रही है मैंने 20 करोड़ नहीं, मैंने 70 करोड़ रखे हुए हैं। कौन सी सिचुएशन ज्यादा अच्छी होगी, 20 करोड़ वाली या 70 वाली? कॉमन सेंस की बात है, 70 करोड़ वाली। इसका मतलब होगा जितनी रेशो ये ज्यादा होगी उतना ही ये अच्छा होगा, और जितनी रेशो ये कम होगी उतना ही ये बुरा होगा। अब मन में ये सवाल आता है सर, ये परसेंटेज ऑफ रेशो कितनी, स्टैंडर्ड रेशो होनी कितनी चाहिए। एक बात बताओ, रेशो इस बात पे डिपेंड करती है, समझने की कोशिश करो, कि हमारे क्वालिटी ऑफ, हमारे लोन की क्वालिटी कैसी है। समझ रहे हो बात? बैंक ने जिसको लोन दिया वो कैसा इंसान था, कैसी कंपनी थी, कैसे लोग थे। अगर क्वालिटी ऑफ लोन बहुत अच्छा है तो शायद ये प्रोविजनिंग थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। लेकिन अगर जिसको लोन दिया है वो ही, उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, हाई चांसेस हैं कि वो क्या कर दे, डिफॉल्ट कर दे, तो हो सकता है प्रोविजन फिर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो हर बैंक के अंदर क्या होता है, इट वेरीज, कि यही बात हमने यहां पर लिखी है, द प्रोविजनिंग कवरेज रेशो डिफर्स विद द एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी का मतलब है यहां पे जो बैंक ने लोन दे रखा है लोगों को, क्योंकि बैंक जब किसी को लोन देता है तो वो बैंक के लिए एसेट बन जाता है। लोअर्स द एसेट क्वालिटी हायर विल बी दी प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। इसका मतलब है जिसको लोन दिया अगर वो बेकार कंपनी है, उसकी क्वालिटी खराब है एसेट की, तो आपको ज्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड होता ही होगा सर। जी हाँ, स्टैंडर्ड है टिपिकली 70% प्लस होना चाहिए। यानी कि जितने एनपीए बैंक के हैं लगभग 70% या उससे अधिक, उससे ज्यादा एक प्रोविजनिंग करके रखे बैंक वाले कि पैसा अगर डूब गया तो इतना परसेंट तो हम अपने मुनाफे से ही उसकी क्या कर देंगे, भरपाई कर देंगे। इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। और आज ये न्यूज में कह रहा है हमारे यहां पर जो है औसत कितना चला गया है, हमारे यहां पर आज ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे औसत कितना चला गया, 68.86, और स्टैंडर्ड कितना है हमारा, 70+। अब प्लस के अंदर वो जितना ज्यादा हो बेहतर है। 70, अब जैसे एग्जांपल के लिए स्कूल में बोले भाई कितने नंबर वाला पास होगा, और बोले 33, तो बोले कितने नंबर लेकर आओगे इस बार एग्जाम में, तुम क्या बोलोगे, 33, या ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश होगी।
तो 70 तो एक स्टैंडर्ड है, तो उससे ज्यादा बैंकों को मेंटेन करना चाहिए या उतना या उससे कम, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस बार क्या दिखा रहा है, न्यूज में आया है कि इसकी कवरेज रेशो कितनी हो चुकी है, 68.86। इसका मतलब है बैंक जो है कहीं ना कहीं, अगर कल को जो एनपीए हो रहे हैं, इन एनपीओ के नुकसान की भरपाई करने के लिए बैंक के पास पैसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं बैंक के पास रिस्क भी बढ़ता जा रहा है अपनी पूंजी का, और कहीं ना कहीं इसके पास मुनाफे का वो हिस्सा भी कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, बैंकिंग सिस्टम हमारा किस में है, बैंकिंग सिस्टम रिस्क में है, और ये रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात दिमाग में क्या आ रही है, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो ये समझ रहे थे कि ये न्यूज है क्या, तो न्यूज समझ में आ गई कि हाँ रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो ये टॉपिक कहाँ का था, याद करो, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ाया था आपको, तो उसके अंदर मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ाया था, और मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में बेजल नॉर्म्स के अंदर ये सारी चीजें पढ़ाई थी। तो आज क्या करेंगे हम, बेजल नॉर्म 1, बेजल नॉर्म 2 और बेजल नॉर्म 3 को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि आखिरकार क्या कारण है जो इतना बैंक रिस्क में जाता जा रहा है, क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहले हम इनके रीजंस को समझेंगे, और दूसरी चीज क्या समझेंगे, जिस भी कारण से जा रहा है सिर्फ कारण जानना ही जरूरी है, या फिर उसको रोका कैसे जाएगा, क्या कदम उठाएं जो हम क्या कर दें, उस एनपीए को रोक दें। तो न्यूज में हमारे को सारी चीजों, एक इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आज तुम क्या करना, तुम्हारे को हम डाउनलोड करने के लिए ये दे देंगे। इसी जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों को इसी वीडियो के लिंक के नीचे पूरे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जिसके पास द हिंदू हो वो वहां से पढ़ सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, आखिरकार इसके कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण कोविड-19। वो कह रहे हैं ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट द फोर्सिटी ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हैज डेंटेड इंडियन इकोनॉमी एक्टिविटी। इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है, कोविड-19 की सेकेंड वेव ने। अब सेकेंड वेव कैसे नुकसान पहुंचा रही है, सेकेंड वेव की वजह से सब कुछ बंद हुआ, लॉकडाउन्स लगे, उसकी वजह से कई लोगों की नौकरियां गई, कई फैक्ट्रियां, कई कंपनियां बंद हो गई। अब एक बात बताओ, जब कंपनियां बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, क्या वो लोन चुका पाएंगे बैंकों को, क्या अपनी लायबिलिटीज मीट आउट कर पाएंगे, नहीं। इसका मतलब एसेट्स की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, इससे अल्टीमेटली बैंक को रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो पॉइंट इज, तो सबसे पहले कह रहे हैं एक तो कोविड-19 की वजह से, दूसरा कह रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब है, अब देखो कल भी हमने ये पढ़ा, रोज इस तरीके से न्यूज़ पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं महंगाई बढ़ने का कारण क्या है। महंगाई बढ़ने का एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा क्या, ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज होना। और ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना, और साथ साथ कल हमने एक चीज और पढ़ा कि डॉलर महंगा हो रहा है और हमारा रुपया गिर रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। और हमने कल की न्यूज में पढ़ा था कि 15 महीने में इतना कम नहीं हुआ, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट नहीं हुआ जितना कि इस बार हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डॉलर महंगा होता जा रहा है। इससे क्या होता है, जब चीजें महंगी होती हैं तो लोगों की सेविंग्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अब एक तो नौकरी चली जाए, दूसरा महंगाई कम हो जाए, अगर बैंकों को किस्तें देनी होंगी तो इंसान अपनी क्या करेगा, सेविंग से अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेगा या बैंक को किस्त देने की कोशिश करेगा। कॉमन सेंस की बात है। इससे क्या हो जाएगा, बैंकों का जो एसेट था उसी को लोन बोलते थे, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड फाइनली ये जो ग्लोबल स्पिल ओवर चल रहा है, इसकी वजह से क्या है, एक अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है। क्या इंडिया की इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है या वर्ल्ड की इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है, ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट पड़ा है। इसकी वजह से अनसर्टिनिटी अब बहुत ज्यादा है। अब हर इंसान क्या सोच रहा है, आने वाले कल की चिंता कर रहा है। आज उसके पास कुछ भी है तो वो सोच रहा है भविष्य के लिए बचा के रखूं,
अगर उसको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लग रहा है ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। इसी की वजह से कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रही है, सेविंग्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, और जॉब क्रिएशंस नहीं हो पा रही हैं। अब ये कहीं ना कहीं सारे कारण हैं जो इकोनॉमी को एक बुरी स्थिति में डाल रहे हैं। इसी बुरी स्थिति के कारण कहीं ना कहीं बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है। अब इसको मीट आउट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, करना जो चाहिए वो ट्रेडिशनल तरीके भी हैं, समझने की कोशिश करो। हम देखो, अगर क्वेश्चन है कि बताओ एनपीए को कैसे रोकेंगे, कैसे कम करना चाहिए, एनपीए की प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस करें, तो भाई कोई भी बुक पढ़ लो, उसमें दसों तरीके मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रेलिवेंट तरीका कौन सा होगा? जो करंट सिनेरियो के हिसाब से चल रहा होगा, आज के हिसाब से जो सबसे मोस्ट रेलिवेंट है, दैट शुड बी ऑन टॉप। तो हम समझते हैं सबसे पहले एक तो क्या करना होगा, ऑब्वियसली बात है, स्ट्रॉन्गर कैपिटल पोजीशनिंग। इसका मतलब पूंजी ज़्यादा लगानी होगी। बैंक के पास अगर नुकसान हो गया तो बैंक जब भी कोई बैंकिंग कंपनी खोलता है, बैंक खोलता है, तो बैंक खोलने के लिए अपनी जेब से भी कैपिटल लगानी पड़ती है। तो अगर तुम ज़्यादा पैसा लगाओगे तो कल को नुकसान हो गया तो उस पैसे से क्या कर लोगे? भरपाई कर लोगे। इससे क्या होगा? बैंक डूब नहीं पाएगा। इससे क्या होगा? इसका मतलब क्या है? बैंकों के अंदर पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता जरूरी है सबसे पहले। और दूसरा, गुड गवर्नेंस। आज की डेट में ये ना हो कि बैंक ने कोई पॉलिसी निकाल दी कि जो है ये लोन मिलना चाहिए, और अब पता लगे बैंक वाले लोन ही नहीं दे पा रहे हैं। अब उसी के बीच में पूर इंप्लीमेंटेशन अगर हो गया पॉलिसीज का, तो ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। और इसीलिए बोल रहे हैं क्या करने की जरूरत है? फाइनेंसिंग नीड ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर मेट। जरूरत है इस समय कि जो प्रोडक्शन वाले जितने भी यूनिट्स हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, उनकी फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा किया जाए, क्योंकि वो क्या करते हैं? फर्दर जॉब्स क्रिएट करने में मदद करते हैं। एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करने में के लिए जरूरी है। इसीलिए अभी रिसेंटली हमने देखा गवर्नमेंट कई सारे फाइनेंशियल स्टिमुलस लेकर के आ रही है, फाइनेंशियल पैकेजेस ला रही है, ताकि क्या किया जा सके? इन लोगों की मदद की जा सके। अब इन्हीं मेजर्स से जुड़ता हुआ एक और आर्टिकल आज की उसमें आया, और वो आर्टिकल है पेज नंबर 12 पे द हिंदू के। अब हालांकि वैसे तो कनेक्शन नहीं बन सकता इसका, लेकिन दिस इज इंडिपेंडेंट न्यूज एंड दैट इज इंडिपेंडेंट न्यूज। ये न्यूज में क्या लिखा हुआ है? ये न्यूज में एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? आईबीसी और स्ट्रेस्ड एसेट के रिजोल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, ये पूरी बात लिखी हुई है इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? एनपीए के टॉपिक से इन सारी बातों को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब ये क्या कहना चाहते हैं समझते हैं। ये न्यूज आई है, व्हाट लाइज अहेड फॉर आईबीसी। आईबीसी कहते हैं इंडियन बैंक्रप्सी कोड को। दिवालिया जब हो जाती है तो उसके लिए क्या कानून है? 2016 में फिलहाल ये कानून लेकर आए थे हमारे देश में, और वो कह रहे हैं लगभग 5-6 साल इसके हो गए। अब क्या वो कानून लाकर अब हम शांत हो जाएं कि हमने एक कदम उठा लिया, बस अब हम आराम से बैठे हुए हैं? क्योंकि कानून आने के बाद भी न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं? एनपीए बढ़ता जा रहा है। अगर तुम कानून लाए हो तो कानून लाने के बाद क्या होना चाहिए? एनपीए क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एनपीए बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है ये चिंता का विषय है। तो वो कह रहे हैं अब इसके आगे क्या, और स्ट्रेस्ड एसेट की रेजोल्यूशन क्या होगी? मतलब जो पैसा नहीं दे रहे, स्ट्रेस्ड एसेट है, अब उसके लिए क्या करें, क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं? एनपीए को कैसे खत्म करना है, इसके बारे में कुछ बुद्धिजीव अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। दे आर बेसिकली गिविंग सम सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशंस, दे आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ, they are telling about the measures which we can take in order to basically eliminate the problem or to reduce or overcome the problem of NPA। तो देखते हैं इसकी न्यूज के अंदर इस आर्टिकल में क्या है। ठीक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, आखिरकार ये कानून आया क्यों था?
ये कानून आया था टू स्पीड अप रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट इन द कंट्री। सपोज किसी कंपनी ने बैंक का पैसा नहीं दे रही, कोई कंपनी बैंक का पैसा खा गई ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पा रही, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से नहीं, किसी भी रीज़न से, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो अब उससे पैसा निकलवाने में कितना टाइम लगे? कोर्ट में जाएं और 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल तक बैंक यही काम करती रहे? या स्पीड अप होना चाहिए ये प्रोसेस? इसके लिए बनाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। एंड कौन कौन इस कानून के अंदर जो है कवर होगा? तो बोला गया इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप्स, LLPs एंड कॉर्पोरेट्स, ये सारे के सारे कंपनियां वगैरह कवर होंगी और इनको 180 दिन का मैक्सिमम टाइम होगा और कुछ कंपनियों को 90 दिन के अंदर अंदर इन केस को सुलझाने की इसके अंदर प्रोविजंस हैं। ये नहीं होगा कि 10 साल केस चल रहा है। 180 दिन मतलब 6 महीने, और अप्रोक्सीमेटली 6 महीने के अंदर अंदर केस निपटाओ, और कुछ कंपनियों में 3 महीने के अंदर अंदर केस निपटाओ। और इसके लिए बोला गया फास्ट ट्रैक कोड 90 दिन के लिए भी है, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनाई गई है? NCLT और NCLT बनाई गई है और DRT बनाई गई है। NCLT का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसका DRT का मतलब है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसका मतलब है जो कानून बना, कानून के लिए ऑब्जेक्टिव्स भी सेट किए गए कि फास्ट हमारे को रेजोल्यूशन देना है, और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स और उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना है। और ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक सॉर्ट ऑफ कोर्ट होता है जो कि क्या करता है? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है। अब वो क्या कहना चाहता है कि इस न्यूज़ में क्या लिखा है? ये तो IBC के बारे में था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में था। ये कहना चाह रहा है कि इस कानून के तहत NCLT को बनाया गया और DRT को बनाया गया, लेकिन एक बात बताओ, जिस संस्था की तुमने जिम्मेदारी लगाई है इसको जल्दी करने की, अगर उसी संस्था में कमी हुई तो क्या वो संस्था बिल्कुल सही है? इज दैट ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट? या देयर आर स्टिल वेरियस लूपहोल्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन? यस। और जो पवेड के स्टूडेंट हैं, आपने भी पवेड पढ़ा था, तो पवेड के स्टूडेंट इसको ट्रिब्यूनल से रिलेट कर सकते हो। वहां पे पेपर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। यहां पर ये क्या कहना चाहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज इन NCLT। इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बेसिक फैसिलिटीज को, हिंदी में कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत का मतलब होता है विच आर वेरी बेसिक, सुविधाएं मतलब फैसिलिटीज। और याद करो, वो कह रहा है कि इसका मतलब NCLT को चलाने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वही नहीं है। जैसे कोर्ट के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? जज होना चाहिए। बिना जज के कोर्ट काम कर सकता है? उसी तरीके से देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन NCLT ऑल्सो। यही सारी बात इस आर्टिकल में क्या कर रखी है? डिस्कस कर रखी है। और क्या प्रॉब्लम बताई? बोलने लग गया इट डिमांड्स स्पेशल बेंच फॉर हाई प्रोफाइल केसेस। अब एक बेंच है, कोई सपोज करो 1 करोड़ रुपए खा गया, उसके लिए भी वही बेंच है। कोई 100 करोड़ खा गया, उसके लिए भी वही बेंच है। कोई 1000 खा गया, उसके लिए भी। इसका मतलब क्या है? हाई प्रोफाइल केसेस के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि वो ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं, उसके लिए अलग केस होना चाहिए। प्लस मैनी क्वालिटी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड। काफ़ी इस लाइन के लिए क्या चाहिए? कई सारे प्रोफेशनल्स चाहिए, कई सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो जाकर प्रोसीडिंग्स कर सके, काम कर सकें। अभी काफ़ी सारे, जैसे एग्जांपल के लिए हम बोले कोर्ट में वकीलों की ज़रूरत है। बिना वकील भी प्रोफेशनल है, वकील ही नहीं होगा तो क्या कर लेंगे? और कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं? अ लॉट ऑफ डिले इन अपॉइंटमेंट्स। एक तो कमी है, ऊपर से अपॉइंटमेंट्स भी इनमें डिले होती जा रही है। और जैसे एग्जांपल के लिए आप कोर्ट, हमारे कोर्टों को देख लो, कोर्ट में भी जजों की अपॉइंटमेंट क्या है? काफ़ी डिले होती है। और न्यूज़ में हर बार ये बात चर्चा होती है कि जब तक कोर्ट में भाई जज नहीं आएगा तब तक कोर्ट अच्छे से काम नहीं करेगा। जब तक NCLT में ये लोगों के अपॉइंट नहीं हो गए, इनके मेंबर्स को नहीं करोगे, तब तक ये काम नहीं करेगी। जब तक ये अच्छे से काम नहीं करेगी
तब तक डूबे हुए पैसे, स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजोल्यूशन कैसे होगा, यही बात इसके अंदर चर्चा की गई है कि NCLAT बेंचेस आर फ्यू, ये काफी कम बेंचेस हैं। एंड एक इसने और सजेशंस दिया है, क्या एक सजेशन क्या दिया इसने कि नेशनल ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और सो कॉल्ड बैड बैंक्स शुड हेल्प। याद करो जब तुम्हारे को पढ़ाया था तो ARC के बारे में पढ़ाया था, पूरा डिटेल में पढ़ाया था। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्या होते हैं, उसके ज़रिए कैसे वो जो है सिक्योरिटाइजेशन करते हैं एसेट्स की, वो सारी चीज़ें हमने करी थी। तो ये कह रहे हैं उनकी मदद हमें लेनी चाहिए ARC की। तो आज घर में जाकर क्या करेंगे, उस कॉपी के नोट्स को निकालना और रिवाइज करना ARC के बारे में, और वो सारी चीज़ें डिस्कस हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। ARC क्या काम करेगी, वो कह रहे हैं ARC 2 काम करेगी। देखो वो कह रहे हैं रिजॉल्व करने के लिए या एंड टू रिजॉल्व एंड रिकवर NPA ईदर थ्रू, किसके थ्रू करेगी, या तो एसेट को रिकंस्ट्रक्शन या रिवाइव करेगी या फिर क्या करेगी, एसेट को लिक्विडेट कर देगी। इसका मतलब क्या हो गया आप समझो। एसेट को रिकंस्ट्रक्शन करने का मतलब है जहां पर सपोज करो कोई अगर लोन नहीं दे पा रहा और लोन की सपोज करो उसकी किश्त है, EMI है 1 लाख रुपए 1 महीने की, तो उसको बोलेंगे कितना दे पाओगे, 60,000 दे दोगे, 40,000 दे दोगे। सपोज उसने बोला हाँ मैं 40,000 दे दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिवाइव हो गई, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, दोबारा से उसने क्या कर दिया, उसको रिवाइव कर दिया। या फिर सपोज वो कह रहा है 60 दे दोगे, कहता है नहीं। 40 दे दोगे, कहता है नहीं। वो कह रहे 10,000 दे दोगे, कह रहे नहीं। कह रहे 1,000 दे दोगे, कहता नहीं। इसका मतलब क्या है, नहीं देने। कॉमन सेंस की बात है। ऐसे इंसान का क्या करेगा, एसेट लिक्विडेट कर देगा। कॉमन सेंस की बात है। लिक्विडेट करने का मतलब है उसकी संपत्ति बेच देगा। पहले तो कोशिश क्या करेगा, रिवाइव हो जाए, क्योंकि रिवाइव होगा तो इंटरेस्ट भी देगा और इससे बैंकों का प्रॉफिट बढ़ेगा। बैंक खुला ही प्रॉफिट कमाने के लिए था, ध्यान रखना। तो वो तो सबसे पहली कोशिश क्या करेगा, बैंक को दे दे प्रॉफिट के साथ रिवाइव कर ले। बाय चांस अगर नहीं कर पाए तो दूसरा तरीका क्या होगा, उसको बेच देगा। अब ये काम करने के लिए भाई ऐसे थोड़ी ना जा करके बेच देगा किसी के भी घर में, कोई प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, कोई तरीका होगा, सारी चीज़ें होंगी। अब ये सब करने के लिए अगर प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, अगर वहाँ के मेंबर्स नहीं होंगे, तो क्या कभी भी वो ये काम कर पाएंगे? कॉमन सेंस की बात है, नहीं। दिस इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग इन दिस आर्टिकल एंड दिस इज द क्रक्स कि उनको क्या चाहिए। आपको जो भी हम NPA का इशू डिस्कस कर रहे थे, जस्ट कनेक्ट दिस पॉइंट। NPA को कैसे कम किया जा सकता है, स्ट्रेस एसेट को कैसे जो है रिजॉल्व किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज ट्रेडिशनल पॉइंट्स। कई बच्चे क्या करते हैं, वो कैसे कम किया जाएगा, सबसे पहले लिख देंगे बेसल नॉर्म्स को, बेसल नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करके फिर पूरा बेसल नॉर्म लिख देंगे नीचे, ये बोलेंगे अपने आप ही देखते रहे, इन सबसे हो जाएगा। नेवर basically believe in such type of practice. This type of practice will not lead you anywhere. You have to basically write some, you can say very innovative, very good points कि भाई क्या कदम उठाने चाहिए, वो ये सारे कदम हमने डिस्कस करे। इसके साथ साथ अभी कुछ और कदम भी डिस्कस करे थे, याद करो पुरानी न्यूज में अभी जब हम पढ़ रहे थे, गुड गवर्नेंस होना चाहिए। गुड गवर्नेंस में ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में NCLTA की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दैट न्यूज वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली एंड दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट पार्ट। समझ पा रहे हो? सो अब हमारे को देखना है, ये न्यूज भी मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे। इफ यू वांट टू गिव अ प्लेन रीडिंग यू मे गिव एट होम, अदरवाइज यू विल एंड अप बाय कंक्लूडिंग दीज थिंग्स ओनली। फाइन। अब तुम्हें क्या करना होगा, आज पढ़ना होगा कि आखिरकार कि तुम्हारे को ये पढ़ना होगा कि ये जो IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये IBC होता क्या है। यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट दिस थिंग। इसके लिए वीडियो में ऑलरेडी लिंक दे रखा है, वीडियो में लिंक दे रखा है IBC का, उस पर जाकर क्लिक करोगे तो पूरा आर्टिकल खुल जाएगा, उसको तसल्ली से पढ़ लेना और कोई काम की चीज़ लगे तो अपनी कॉपी में इनकॉर्पोरेट कर लेना। समझ रहे हो बात? एंड दूसरी चीज तुम्हारे को क्या करनी है आज, यू हैव टू प्रैक्टिस वन क्वेश्चन, बिकॉज देखो जब तक एग्जाम्पल के लिए
तुम्हारे को कार चलाना सीखनी है, बाइक चलाना सीखनी है, स्कूटी चलाना सीखनी है, और तुम टीवी में देखते रहो कि कैसे चलाते हैं और कैसे सीखते हैं, जब तक खुद चलाकर नहीं देखोगे क्या चला पाओगे? और तुम करंट अफेयर्स देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन जब तक खुद से लिखना कोशिश नहीं करोगे तो क्या तब तक तुम उसको कर पाओगे? इसीलिए एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने रखा है ताकि तुम उसको अंदर क्या कर सको, आंसर लिखो और इनोवेटिव आइडियाज के साथ लिख सको। जो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है इसके साथ लिख सको। और जो अच्छा आंसर लिखेगा मैं बाकियों को अगले दिन आकर के उस अच्छे आंसर लिखने वाले को अप्रिशिएट भी करूंगा। और उसका आंसर क्या होगा, इस आंसर को कहाँ लिखना है वो लिंक गिवन होगा वीडियो में, वहाँ जाके अपलोड करो ताकि बाकी बच्चे भी एक दूसरे के आंसर को देख पाएं कि क्वेश्चन का आंसर दूसरे कैसे लिख रहे हैं और उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा है, देखो। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? एनपीएस से आप क्या समझते हो? सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम इट। सुझाव दें इस समस्या को खत्म करने के लिए। 10 नंबर के लिए 150 वर्ड में लिखना है। आप अपना इसको आज ट्राई करें और कोशिश करें कि जो रोज पढ़ रहे हो रोज का रोज उसकी कोशिश करो। ये ना हो कि आज, जैसे कल क्वेश्चन दिया था, कल पीटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे, 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद दिए, वो मुश्किल किए हूं, कर लिए तो बहुत अच्छी बात। परसों भी एक क्वेश्चन दिया था, आज फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमारी तरफ से मिलते जाएंगे। फायदा कब होगा? सिर्फ वीडियो देखने से फायदा नहीं है या सिर्फ क्लास लेने से करंट अफेयर का फायदा नहीं होगा। जब तक तुम खुद अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक इस पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। तो आज इसको दोबारा से, लिंक कहाँ है इसका, डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आज जा कर के या टेलीग्राम में जा कर के ले लेना, वो लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन पे जाओ, लिखो आंसर, अपलोड करो, जेपीजी भी अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, हम उसको चेक करेंगे। अगले दिन अगर किसी ने अच्छा लिखा होगा तो हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। ठीक, चलो जी, नेक्स्ट एक न्यूज़ आई है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो आज के लिए वही थी, लेकिन बाकी छोटी मोटी और न्यूज़ें भी हैं, थोड़ा हम देखते हैं। इन द लास्ट एकेडमिक ईयर ओनली 22% schools had इंटरनेट। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं न्यूज़ के अंदर इशू क्या आ रहा है, वेरी वेरी गुड। यही न्यूज़ पेज नंबर 8 पे भी इन कंटिन्यूएशन में है। इशू बिल्कुल सही बताया आपने, इसमें इशू आ रहा है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमारे पास, अब ये मत लिखना इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, भैया इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, इशू हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो पॉइंट ये है कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे कंसर्न क्या रेज हो रहा है, एजुकेशन के अंदर ड्रॉप आउट रेशो बढ़ जाएगी। ड्रॉप आउट किसको कहते हैं? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज कोर्स। बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया लेकिन क्लास पूरी नहीं कर पाया, स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाया और उसने वो पढ़ाई छोड़ दी। जब बीच में कोई पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट हो जाना। एक बात बताओ, वो कह रहा है स्कूलों में इंटरनेट ही नहीं है, और 22% में भी कह रहा है सरकारी स्कूलों में सिर्फ 12% सरकारी स्कूलों में ही है, और उसमें भी कह रहे हैं सिर्फ 30% ही काम करते हैं, कंप्यूटर ही नहीं काम कर रहे कईयों के। इससे एक्सेस टू एजुकेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था 3 चीजें, एजुकेशन अवेलेबल भी होनी चाहिए, एक्सेस भी होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। सरकार ने अफोर्डेबिलिटी के लिए, चलो मान लिया सरकारी स्कूल में कोई फ्री में पढ़ रहा है, या कॉलेज में, स्कूल सरकारी स्कूल कॉलेज में थोड़ी सी हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में थोड़ी सी फीस कम हो, बट व्हाट अबाउट द एक्सेसिबिलिटी? इफ दे कैन नॉट एक्सेस इट जस्ट बिकॉज ऑफ द inadequate infrastructure, it simply means it will increase the concerns of illiteracy in India and associated concerns, associated problems also. और याद करो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं। एक हमने पढ़ा था, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है।
और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है, यही उसके अंदर एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसका मतलब है दिस न्यूज़ इज बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट दी, यस। अब कहीं ना कहीं देखो, कल की न्यूज़ में हमने पढ़ा था, रोज कनेक्टिविटी अगर मेंटेन कर पाओगे तभी फायदा है। ये नहीं कि भाई मूड में आज देख लिया या आज अटेंड कर ली, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़े। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी इस तरीके से पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। कल एक न्यूज़ पढ़ी थी भारत नेट के बारे में, और उसमें पढ़ाया था 3.5 लाख गांवों तक जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए। इसका मतलब सरकार क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत नेट को इंप्रूव करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव कर रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कल न्यूज़ आई थी, कहां पर, अखबार में, कि 91 ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार का क्या किया था, यह आलोचना करी थी आइडिया के पीछे, जब वो डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर बनाने की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब अगर डिजिटल इंडिया पे बात आती है तो आपको क्या करना होगा, डिजिटल इंडिया को एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट करोगे, और एग्रीकल्चर के अंदर सरकार ने आइडिया का जो स्टेप उठाया उसके बारे में करोगे, और उसी डिजिटल इंडिया में एजुकेशन की जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है उसके बारे में करोगे। और इन दोनों के बारे में कल एक न्यूज़ और आई थी भारत नेट की, कि क्या सरकार वहां कदम उठा रही है। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारे को जब क्वेश्चन आए तो हमारे को करंट ओरिएंटेड आंसर्स उसके अंदर लिखने होंगे। जितना अच्छा, जितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे करंट ओरिएंट होकर के, जितना ज़्यादा करंट ओरिएंटेड हो गए, जितना ज़्यादा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर होगा उसका उतना ही ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी न्यूज़ जो है ये जनरल न्यूज़ है। वाटर डिस्प्यूट हमारा जो है तेलंगाना में और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर के पीछे चल रहा है, और जो है ये आज का डिस्प्यूट नहीं है, पहले भी हज़ारों बार ये जो है न्यूज़ आ चुकी है। सो यू कैन बेसिकली सी, अभी ये इन प्रोसेस है, चलता ही रहेगा। एक न्यूज़ और आई है, इंडस्ट्री वालों ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है और बोला है टीकरी बॉर्डर से इनको हटाओ, डीसील करो इसे। किसानों ने क्या कर रखा है, उस पूरे बॉर्डर को घेर रखा है, और वो कह रहे हैं इसकी वजह से, इस न्यूज़ में लिखा है हमारा 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री, 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हम यहाँ पर बिजनेस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे को फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, आप प्लीज इसको ठीक करवाओ। इसका मतलब एग्रीकल्चर का जो इशू था, न्यू फार्म लॉज जो थे, वो इशू अभी तक क्या रिजॉल्व नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे को पता होना चाहिए कि भाई इनका इशू है क्या, और अगर नहीं पढ़ा हुआ 3 फार्म लॉज के बारे में तो ऑलरेडी पहले मैं इस यूट्यूब पे ही वीडियो बना चुका हूँ। हमारे चैनल पे जा कर के तुम देख सकते हो, 4 वीडियोस बनाई थी, क्या होता है, कैसे होता है, एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है। तो वही वाली चीज़ आज फिर से बता रखी है कि इंडस्ट्री ने जो बोला है कि हमारी इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो रही है, तो आप इसके लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ एक्शन ले। सो इससे क्या है, दिस इज रिलेटेड टू द फार्मर्स एजिटेशन। फार्मर्स एजिटेशन का मतलब है जो किसानों का आंदोलन है, ये उससे रिलेटेड है। अब आंदोलन क्या होता है, उसका क्या फ़ायदा है, किसानों की क्या मांग है, सरकार का क्या स्टैंड है, वीडियो गिवन है, आप उसको देख सकते हो। ठीक, फाइनली ये स्टेट रेजोल्यूशन के ऊपर था पूरा, एंड इसके बाद जो है एज सच हमारी और कोई न्यूज़ इसमें अभी नहीं है आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, एंड मेक श्योर यू मे फील पेन बट स्टिल ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ पढ़ तुम रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, और कुछ बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, लेकिन अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। और मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, जब तक तुम अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, चाहे वो हमारी क्लास हो, चाहे वो किसी की भी क्लास हो, लेने का कोई फायदा नहीं है। आज क्वेश्चन दिया है, इस वीडियो को डाउनलोड, इसको जो है डाउनलोड करना हो पीपीटी को, तो लिंक में पीपीटी भी गिवन होगी, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी ले सकते हो, और उसमें जाके आज आंसर लिखोगे, ताकि हम जो है कल आकर इसके बारे में चर्चा कर सकें। थैंक यू सो मच। मॉडल आंसर भी तुम लोगों को मिल जाएगा वहीं पर, और आगे की बात हम करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।